एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर हम देखते हैं एक साल में करीबन 3x का रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कंपनी के टोटल बिजनेस एनालिसिस के बारे में और कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है और आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो इस स्टॉक को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जनवरी 2020 में लास्ट ईयर ये स्टॉक करीबन 1000 रुपये पर ट्रैक कर रहा था और अभी यहाँ पे करीबन 3150 रुपये के करीब स्टॉक ये जा चुका है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या यहाँ से और मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी सर्फेंटेंट लिमिटेड के बारे में, जिसके ऊपर हमारे काफ़ी कमेंट्स आए कि इस कंपनी के ऊपर आपको वीडियो बनाएं। तो आज हम लेकर आए हैं गैलेक्सी सर्फेंटेंट लिमिटेड। 1986 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और साथ ही साथ कंपनी क्या काम करती है तो हम आपको बता देते हैं। तो होता है परफॉर्मेंस सर्फेंटेंट और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट में 205 तरह के प्रोडक्ट कंपनी निकालती है और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HPC, मतलब कि होम एंड पर्सनल केयर। होम एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें आ जाता है हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, सोप, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है और कंपनी की बड़ी बड़ी MNCs से लेके लोकल FMCG ब्रांड तक यहाँ पर कंपनी के कस्टमर्स हैं, जिसमें आ जाते हैं आप रैकेट बेंसियर, P&G, लॉरेल, हिमालय, कोलगेट, पॉलीमोलिव और केविन केयर। तो ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स कंपनी के लिए कंपनी इनको सप्लाई करती है। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ जाता है कि कंपनी के पास काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन है और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरऑल लेवल पर चलते ही रहेंगे, क्योंकि जो हिमालय, कोलगेट और केविन केयर जिस तरीके के प्रोडक्ट लाते हैं जो हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर से रिलेटेड होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट में रहते हैं और साथ ही साथ उनका एक अपना ही ब्रांड इमेज होता है जो कंपनी के प्रॉफिट्स को भी ड्राइव करता है। कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में, इजिप्ट में 1 और USA में 1 है। तो ये हो गया कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स। अब आ जाते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। थोड़ा सा अगर हम आपको ओवरव्यू दें तो कंपनी के थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में भी देख लेना चाहिए। तो कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। अगर आप देखेंगे तो मिस्टर उन्नतम शेखर जो कि प्रमोटर है कंपनी के MD हैं, वो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर, PGDM IIM से कराया हुआ है कलकत्ता। तो इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नटराजन एंड कृष्णन है वो 1993 CIWA एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मिस्टर कसरगोड गणेश कामत, ये भी CS CWA LLB, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है, पूरी जो मैनेजमेंट की टीम है वो काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले ओवरव्यू लेना ही चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है। अब आ जाते हैं कंपनी क्या क्या करती है इसके अलावा। तो कंपनी एक होम एंड पर्सनल केयर, मैंने आपको बताया, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो सप्लाई करती है एक सबसे बड़ी MNCs को। और साथ ही साथ होम एंड पर्सनल केयर में कंपनी का जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी के ग्लोबल प्लस लोकल दोनों ही सप्लायर हैं, दोनों को ही सप्लाई करती है। ब्रांड का कंपनी का अलग सा नाम है। ग्लोबली कंपनी को रिकग्नाइज़ किया गया है क्योंकि कंपनी के बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं जो कंपनी उनको सप्लाई करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एडवांस पोर्टफोलियो है इनोवेटिव प्रोडक्ट का, पूरे वैल्यू चेन HPC इंडस्ट्री की कंपनी के पास है और प्रूवन क्रेडेंशियल ऑफ R&D। तो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में R&D करती है क्योंकि होम एंड स्किन केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपको R&D करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नए प्रोडक्ट सही टाइम पर लॉन्च नहीं किए या नए प्रोडक्ट ओवर टाइम नहीं आते हैं तो यहाँ पर लोग एक चीज़ से बोर होने लग जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपने अगर एक ही पेस्ट किए जा रहे हैं आप बहुत सालों से, बहुत टाइम से, तो आप उसको चेंज करने की सोचने लग जाते हैं। तो कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इनोवेट करना होगा। 210 से ज़्यादा प्रोडक्ट ग्रेड कंपनी के पास हैं। 7 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, 5 इंडिया में, 1 इजिप्ट, 1 US में, जो मैंने आपको बताई। 74 मेंबर्स की एक एक्सटेंसिव R&D कैपेबिलिटी टीम है कंपनी की, जो कि पायलट प्लांट भी है और साथ ही साथ प्रोडक्ट एप्लीकेशन सेंटर भी है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इस तरीके की इंडस्ट्री में। काफ़ी न्यू इंडस्ट्री है और काफ़ी आप कह सकते हैं ना, इतना उतार चढ़ाव होता है इस कंपनी में कि आपको हमेशा इनोवेट करता रहना पड़ेगा अगर टू रिमेन इन द मार्केट। और इंडिजेनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो कंपनी के पास 79 अप्रूव्ड पेटेंटेड है और अप्रूव्ड पेटेंट है और साथ ही साथ 14 पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है जिसमें पेटेंट के थ्रू काम किया जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री बैरियर बहुत होते हैं। और जिस बिजनेस में एंट्री बैरियर होते हैं, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जिस बिजनेस में भी एंट्री बैरियर होते हैं वहाँ पे स्केलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप देख सकते हैं
स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है, कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओवर ए पीरियड। और 1400 से ज़्यादा कंपनी के क्लाइंट है, 80 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी काम करती है, साथ ही साथ 1600 से ज़्यादा एम्प्लॉय कंपनी के यहाँ पर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी तगड़ा है। तो इसमें हम एक और चीज़ यहाँ पर बता सकते हैं कि जो पूरी वैल्यू चेन है होम केयर एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री की, उसमें कंपनी जो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इसी तरीके की चीज़ें बनाते हैं उसमें काफ़ी आगे है, पूरा ग्लोबल लीडर्स को सप्लाई करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट है कैटेगरी में, और साथ ही साथ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री यहाँ पर निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 3 डिकेड की ग्रोथ ट्रांजेक्टरी, तो 1980 से कंपनी स्टार्ट होती है 2021 तक, और आप देख सकते हैं रेवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करते हैं पिछले 30 सालों की, तो आप देख सकते हैं कितना तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दी है। इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने बहुत सारे नए प्लांट्स भी लॉन्च किए ओवर ए पीरियड, और जब से कंपनी यहाँ पर जब से लिस्टेड हुई है तब से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक R&D पे बहुत फोकस है, जिसके कारण यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 2021 में एवर हाईएस्ट यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आया है। जबकि 2021 में आप देख सकते हैं कि कितना कोरोना वायरस चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को इम्पेक्ट करती, बट स्टिल कंपनी ने IPO के बाद, लिस्टिंग के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ सर्फकेंट एंड इंटरनेशनल LLC, इससे में यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक्विजिशन किया है। हेयर केयर हो गया, ओरल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, सभी तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पर लाती है, जिसके कारण कंपनी की जो ऑफरिंग्स है वो काफ़ी बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस सर्फटेंट अब क्या होता है उसमें आ जाते हैं, तो इसमें आता है फोम एंड डर्ट रिमूवल प्रॉपर्टीज़ और कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट एज इमल्सिफायर, और तो ये आपको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो हम हैंड वॉश के लिए जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स वो हो गए, और जो जिस प्रोडक्ट में फोम वोम निकलता है वो वाले जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हो गए। तो वहाँ से एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट में बहुत सारे आते हैं, जैसे सनस्क्रीन हो गए, माइल्ड सर्फेंटेंट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कंडीशन एजेंट्स हो गए। तो इस तरीके के जो यूवी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, कैथोनिक सर्फेंटेंट में क्वेट्स हो गए, तो ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, बहुत सारी आप कह सकते हैं ना कि साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कंपनी के पास एक यूनिक कैपेबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और उसी के चलते यहाँ पर इनको जो है स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि अगर कोई भी दूसरा जो प्लेयर है जो इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट को, जैसे कोई यूवी की सनस्क्रीन बनाता है और सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाने जा रही है, तो उनको जो प्रोडक्ट वो लेना है, जो उसका जो बेसिक मटेरियल लेना है, वो आपको गैलेक्सी सर्फेंटेंट से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उसका पेटेंट है। तो आपको वहाँ से, कंपनी को वहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी के और कई प्रोडक्ट लाइनअप हैं जो यहाँ पे अभी भी कंपनी के पेंडिंग है, क्योंकि 14 से ज़्यादा पेटेंट है जो यहाँ पे कंपनी के पेंडिंग चल रहे हैं। सब्सटेंटिव रॉ मटेरियल इन कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट, 45 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस सर्फेंटेंट की कैटेगरी में आते हैं, और स्पेशलिटी केयर में कम से कम 165 प्लस प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें नीश एंड प्रीमियम प्रोडक्ट हो गए, लो वॉल्यूम कंजम्पशन, ओलिगोपोलिस्टिक फॉर मोर प्रोडक्ट्स, और इस तरीके की चीज़ें शामिल है। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो परफॉर्मेंस सर्फेंटेंट से सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आता है, जो 62% है, और बाकी से 38% का रेवेन्यू निकल के आता है। R&D फैसिलिटी इंडिया और अमेरिका दोनों जगह है, जबकि इजिप्ट में R&D फैसिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पर भी अवेलेबल है, और मार्केटिंग ऑफिस दोनों ही जगह है, US एंड इंडिया में। और प्लांट आपको बताऊँ तो कम से कम 6 प्लांट इंडिया में, 1 प्लांट इजिप्ट में और 1 प्लांट USA में कंपनी का है। कंज्यूमर टू केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, कंपनी के पास 79 अप्रूव्ड पेटेंट है, जिसमें 16 इंडिया में, 16 USA में, 5 यूरोप में, 9 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और ग्लोबली 14 पेटेंट अपनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो कंपनी को आने वाले मार्केट में ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और उसके जब भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है तो इनके पास नई कैपेबिलिटीज़ ओपन हो जाती है, जो कंपनी के ग्रोथ को पार्ट बनती है। तो ये आप देख सकते हैं। और 1980 में जब 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, उसके बाद अब बढ़ते 2021 में कंपनी पास 216 प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट के जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, एक ओवरव्यू है, और एक ग्रोथ की जो चीज़ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ दिखती है। R&D की जो टीम है, आप देख सकते हैं कितनी एक्सटेंसिव टीम कंपनी ने लॉन्च की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पर निकाल सके जो नए हो, यूनिक हो, और उसके चलते कंपनी यहाँ पर बड़े बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकती है। 1400 से ज़्यादा क्लाइंट, 80 से ज़्यादा कंट्री में यहाँ पे कंपनी सर्व करती है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट जो क्लाइंट है वो शामिल है। हिमालय से यूनिलीवर, डाबर,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा अवार्ड्स सभी कंपनीज़ के इनोवेटिव जोन में भी, सर्टिफिकेशन में भी और रिकग्निशन, क्लाइंट रिकग्निशन में भी कंपनी को यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, तो कंपनी का मेन फोकस रहता है कि कस्टमर को इस तरीके की चीज़ मिले जो यूनिक हो, जो टू द पॉइंट हो, मतलब कि जो उनको जो पर्टिकुलरली नीड है उसको ऑब्जर्व करके किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसी तरह की प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और उसी पे फोकस करती है, जो सुपीरियर क्वालिटी और कंज्यूमर प्रेफरेंस पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ें और अब आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट्स ऑफ Q1 के, तो परफॉर्मेंस सर्फ ट्रेंड की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 8.8% से ग्रो होते हुए नजर आए। वहीं स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट -0.9%, जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, मतलब ओवरऑल रिमेन द सेम। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 5.3% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इंडिया का मार्केट 11.2% से ग्रो होता है, और वहीं अगर हम बात करते हैं अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट टर्की की बात करें तो वहाँ पे 8.2% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिलती है 6.8% की। थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फॉर द क्वार्टर, जो कि इंडिया में कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो नेगेटिव थी, फिर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया था। परफॉर्मेंस सर्वेंट में 12.1% की ग्रोथ, स्पेशलिटी केयर में 0.2% की, और टोटल रेवेन्यू में अगर देखें तो 7.4% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर इबिटा की बात करें तो इबिटा में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 22.6% की ग्रोथ, जो कि 375 करोड़ से बढ़कर 460 करोड़ हो गया है। वहीं सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है, जो 230 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़, 31% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 5 सालों की, तो कंपनी का रेवेन्यू 7% से ग्रो हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं इबिटा की तो 16% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर हम देखें तो कंपनी एक अच्छे खासे रिटर्न दे रही है। टॉप लाइन पे 7% 7 से 8%, और बॉटम लाइन में अगर हम बात करें तो 25% से अपर का यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशो लगातार कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया संकेत है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले अगर फाइनेंशियल 18 से फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो अभी एवर हाईएस्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है, जो कि मतलब इस तरीके की सिचुएशन में काफ़ी तगड़ा है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए, कैश फ्लो का पॉजिटिव रहना। और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो 25.2% का एक स्टेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर 20% आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के बुक्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्टेबल कंपनी के बुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और लगातार बोरोइंग रिड्यूस हो रही है, जो कंपनी को अच्छी नई न्यू कैपेबिलिटीज़ में एक्सपेंड करने की यहाँ पर काबिलियत देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम Q1 और फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करेंगे, उससे पहले हम कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देख सकते हैं कंपनी का काफ़ी फोकस है। कंपनी का काफ़ी फोकस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 315 से बढ़कर 365 करोड़ हो चुका है। वहीं लगातार इन्वेस्टमेंट करने के कारण कंपनी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आप देख सकते हैं, लगातार जो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है वहाँ से ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो ग्रोथ क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाती है, जो कंपनी को अलग अलग नए नए क्षेत्र में एक्सपेंड करने की काबिलियत देती है। तो सबसे अब आ जाते हैं कंपनी Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में, जिसमें हमारे को ये समझना होगा कि कंपनी का जो डिमांड है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से बढ़ा है। तो अगर हम देख लेते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस सर्वेंट की बात करें तो 6.5% से ग्रोथ, स्पेशलिटी केयर में 36% की एक बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ओवरऑल लेवल पे 15.4% का यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। पर इंडिया का जो मार्केट है अगर हम उसकी बात करें तो 32.1% से ग्रोथ होता हुआ नजर आता है। वहीं अफ्रीका मिडल ईस्ट में वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 28% का मेगा मार्जिन ग्रोथ देखने को आपको यहाँ मिल जाती है। इसके कारण कंपनी का जो मोमेंटम है वो बना हुआ रहता है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में परफॉर्मेंस सर्फटेंट ने 15.7% की ग्रोथ रेवेन्यू के फ्रंट में दी है। स्पेशलिटी केयर ने 93.8% की ग्रोथ, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं केवल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मार्केट जिस तरीके से ग्रो हुआ है वो काबिल तारीफ़ है।
क्योंकि Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में जो भी कंपनी है जिसने अगर हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मेरे को लगता है कि है। बट Q1 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो वहाँ पर कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव थी और उसमें काफ़ी डिसेंट फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू की यहाँ पे 36.7% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बट Q1Q अगर ग्रोथ देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है, क्योंकि इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर में तो ग्रोथ थी। बट जो कंपनी का मेन कारण है यहाँ पर, जो कंपनी ने बताया है कि फैटी अल्कोहल प्राइसेस इंक्रीज इन दिस क्वार्टर फ्रॉम एन एवरेज प्राइस ऑफ $1089 पर मेट्रिक टन से बढ़कर 2069 हो चुकी है। और द सेम वाज Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 2073 थी, जिसके कारण कंपनी का जो नंबर्स हैं उसमें यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। इबिडा में यहाँ पर -5.8% से गिरकर 459 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 21 में देखने को मिला। इसके अलावा Q4 में भी यहाँ पर 120 करोड़ का झटका यहाँ पर आपको देखें। Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में 120 करोड़ था, जो कि Q1 में कम होकर 113 करोड़ रुपए का ही रह गया, जिसके कारण -5.8% का यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिल जाता है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो भी -2.4% का फॉल है और 36% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये ओवरऑल लेवल पे अगर हम कंपेरिजन करते हैं Q4 का, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, एक -5.8% EBITDA का थोड़ा बड़ा फॉल है। अदरवाइज ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करें तो कंपनी ने लगभग सेम ही रिटर्न दिए हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन की है। Q1 अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की भी बात करें तो यहाँ पे कोरोना की सेकेंड वेव के कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। बट कंपनी बोल रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ तो कंपनी को इंडिया में मिली है, बट और दूसरी चीज़ों में यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे कि अल्कोहल की प्राइस बढ़ने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक और इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको फाइनेंशियल्स में साफ साफ देखने को मिल जाता है। अब अगर बिजनेस ओवरव्यू तो हमने बात कर ही ली है, तो अब आ जाते हैं हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर हम वीकली चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 के बाद से जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है वो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है। बट अगर हम मार्च 18 से लेके अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ी रेंज में एक शेयर ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम तक। और उसके बाद जब ये मई 21 और कोरोना वायरस के पीरियड के बाद ये जब से कंपनी मोमेंट लेना स्टार्ट की है, तब से काफ़ी तगड़े रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं। और ये जो ब्रेकआउट आया था उसने बहुत ही तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे कंपनी को बना के दिए हैं, जो दूसरी कंपैरिजन में कंपनी में काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कंपनी ने साथ साथ अपने जो फाइनेंशियल है उनमें भी यहाँ पर वर्किंग आप देख सकते हैं कि की है, और उसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। अभी स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन में है, जो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाली जो रेंज है उसमें शेयर कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है 3,000 रुपये से लेकर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेंज है ना, टोटल आप 3,000 से 3,200 रुपये, जो 3,400 रुपये टच करके आता है, पर वापस से कंपनी 3,200 के नीचे ही बंद होती है। तो ये 3,200 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। तो 3,200 रुपये का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, फिर वापस से 3,200 के नीचे आ जाता है, फिर 3,200 रुपये का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, और जो शेयर है नीचे के सपोर्ट बनाए हुए हैं 3,000 रुपये का। तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट इज़ फॉर 3,000 एंड रेजिस्टेंस इज़ 3,200। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर हम बात करते हैं कंपनी को, अगर आप देखें, अगर चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम भी ऐड करता हूँ मैं, तो अगर आप वॉल्यूम के यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम में यहाँ पर इतनी अच्छी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है जो बहुत बड़ी ग्रोथ हो। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट लाना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्योर ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम्स इंडिकेशन होना चाहिए तभी, बाकी अदरवाइज आप देख सकते हैं कि हर बार फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और कहीं पे भी इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा नहीं कि कहीं ने कंपनी ने बहुत ही बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से तो ये जो पर्टिकुलर रेंज मैंने आपको बताई है 3,000 से 3,200 रुपये। तो जब 3,200 रुपये का जब भी लेवल क्रॉस होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3,200 रुपये पे अगर वॉल्यूम की कैंडल अच्छी बनती है और पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है, और ये इस लेवल को जो लेवल है 3,300 जो इनका एवर हाईएस्ट लेवल है, उसको अगर क्रॉस करता है विद अ गुड वॉल्यूम, ये बहुत ध्यान से सुनना, विद अ गुड वॉल्यूम अगर वहाँ पे क्रॉस करता है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, और वहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली को आप अगर
अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं उस रैली को। 3300 पे भी आप ज्वाइन करते हैं तो भी 3300 से हमारा जो पहला टारगेट होगा फॉर, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो 3500 रुपये तो आपको फटाफट ही मिल जाएगा। तो T1 हो गया 3500 रुपये, T2 अगर मैं आपको दूँ तो T2 होगा आपका 3650 का दूसरा टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म मेरे को कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पसंद है, और अगर इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग देन आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इस तरह की कंपनी जो जिनका जो सप्लायर बेस है वो काफ़ी अच्छा है, उनके पास पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये देखना होगा कि कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो ओवर ए पीरियड मल्टी बैगर रिटर्न्स आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे अगर आप उसको एज अ लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हो। साथ ही साथ ब्रेकआउट के टाइम एंट्री लेने का ये पॉइंट रहता है कि आपको एक इनिशियल लेवल पे कम से कम 10-15% आपको एक वीक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेकआउट लेवल पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक साल का अगर हम विजन लेके चलते हैं, एक साल का विजन में करीबन करीबन 4000 रुपये के लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5000 रुपये तक के लेवल भी दिखा सकता है। कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया में ओवरऑल मार्केट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो ये चीज़ें और इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी, जो गैलेक्सी सर्फ टेंट को बेनिफिट करेगी। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि वीडियो को बूस्ट मिले। बहुत सारे लोगों को जुड़ना है, बट जो YouTube के एल्गोरिथम है, अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो वो वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं। तो आप उसे लाइक कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह की डिटेल्ड वीडियो में लोगों का, दूसरों का भी समझ में आए कि बिज़नेस क्या है, क्योंकि बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी का, तभी आप इन्वेस्टिंग करें अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। शॉर्ट टर्म विजन मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म विजन अगर आप रखते हैं पर्टिकुलर कोई स्टॉक में, तो मिनिमम आप 5% से लेकर 10% तक का एक्सपेक्टेशन रखें, और अगर नीचे में आपको -5% या -2.5%, 3% मिल जाता है तो आप एग्जिट कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्टॉक मल्टीबैगर हो। बट अगर आपको बिजनेस पे भरोसा है, आपको लगता है कि ये पोटेंशियली ग्रो करेगा, तो आप उसमें लंबे टाइम तक बने रहें, तभी आपके पास अच्छे रिटर्न बनेंगे। तो गैलेक्सी सर्फ टेंट फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट अबाउट द न्यू स्टॉक्स विच वी कैन मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच।